तो स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन क्या होती है? देखो, कोऑर्डिनेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है, मगर बायोलॉजी में हम कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं? दो बॉडी ऑर्गन्स का एक दूसरे के हिसाब से काम करना। जैसे ये मार्कर मैं इस हाथ के पास लेके आ रहा हूं, तो ये वाला हाथ इस मार्कर को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक ये हाथ इस मार्कर को पकड़ ना ले। तो ये क्या है? ये दो ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन ना होता तो क्या होता? मैं इसके करीब लेके आता और इसके पकड़ने से पहले ही मैं इस हाथ को क्या कर देता? इस मार्कर को छोड़ देता, मार्कर रिलीज कर देता, अगर कोऑर्डिनेशन ना होता। मगर दो ऑर्गन्स के दरमियान मेरे कोऑर्डिनेशन है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वर्किंग ऑफ टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स in accordance to each other। दो बॉडी पार्ट्स का फंक्शन करना एक दूसरे के हिसाब से, सही है? ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती है। वन टाइप इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द अदर टाइप इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, इस नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम डिफरेंस भी देखेंगे जब हम दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, सही है? तो अभी समझने के लिए समझ लो, नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन है जो नर्वस सिस्टम से अचीव हो, और केमिकल कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन है जो एंडोक्राइन सिस्टम से अचीव है। सही है? अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन किस कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन achieved by the body through chemicals। वो कोऑर्डिनेशन जो केमिकल्स के जरिए अचीव्ड हो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। सही है? अच्छा, केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो ह्यूमन में हम मेनली एग्जांपल लेके चलेंगे वो होगा हार्मोन्स। सही? केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल को इस्तेमाल करते हैं और वो केमिकल क्या है? हार्मोन्स है। सही है? ये जो केमिकल है, ये केमिकल कौन से होंगे? हार्मोन्स होंगे। सही है? मगर कुछ और फॉर्म भी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन की लोअर एनिमल्स में। जैसे एक खास तरह का केमिकल होता है, उसको कहते हैं फीरोमोन्स। ये लोअर एनिमल्स नहीं बल्कि इंसेक्ट्स यूज करते हैं, जैसे आंट्स हो गई। सही है? आंट्स इनकी एग्जांपल में आ जाएंगे। आंट्स इसको यूज करती हैं टू कम्युनिकेट विथ अदर इंसेक्ट्स। जिस तरह हम कम्युनिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आंट्स कम्युनिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? एक केमिकल इस्तेमाल करती है जिसका नाम है फीरोमोन्स। उसको रिलीज करके वो क्या करती हैं? कम्युनिकेट कर रही होती है एक दूसरे, कोऑर्डिनेट कर रही होती है एक दूसरे से। तो आंट्स क्या यूज करती हैं? फीरोमोन्स यूज करती हैं। और ह्यूमन और बाकी एनिमल्स हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हार्मोन से कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। मतलब हमारे दो ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेशन किसके जरिए कर रहे होते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए कर रहे होते हैं। सही? और लोगों से हम कोऑर्डिनेशन के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सही है? अच्छा, अब देख लेते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस that are produced by the body and it only acts on target organ। हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं जो that are produced by glands, जो कुछ ग्लैंड्स प्रोड्यूस करें और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एक्ट करे? टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करे। सही? तो हार्मोन्स किसको कहते हैं? हार्मोन्स उन केमिकल सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करें और
वो टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करें। और स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए कौन से ग्लैंड प्रोड्यूस करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सही है। तो हम किनकी सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं? हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स जाके टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स हम किनको कहते हैं? ग्लैंड्स इज समथिंग दैट सिक्रीट्स। सही है। ग्लैंड हम हर उस चीज को बोलते हैं जो कि कुछ सिक्रीट करता है। सही है। कोई भी कुछ चीज सिक्रीट करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। सही है। और अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई ऑर्गन कुछ सिक्रीट करने लगेगा तो हम कहेंगे वो स्ट्रक्चर ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है। सही है। ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कुछ सिक्रीट करने वाला स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये ग्लैंड दो तरह के होते हैं। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली कहां सिक्रीट कर देते हैं? ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं। ऐसे ग्लैंड को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है तो पूरी बॉडी में इसकी सिक्रीशन चली जाती है। सही है। और दूसरे ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखो, ग्लैंड्स कुछ सिक्रीट करते हैं जो कि उनको अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? इट यूज ब्लड टू ट्रांसफर इट्स सिक्रीशन टू टारगेट ऑर्गन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड का इस्तेमाल करते हैं अपनी सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन तक एक डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन को पहुंचा देते हैं। जैसे पैनक्रियास एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस को, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? पैनक्रियाटिक जूस का इंटेस्टीन। तो वो डायरेक्टली इंटेस्टीन में क्या कर देता है? पहुंचा देता है। सही। डायरेक्टली एक पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या पहुंचा देता है? पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टीन तक। सही है। तो दे यूज डक्ट्स। और डक्ट्स किसको बोलते हैं? पाइप्स। पाइप्स को बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं ट्यूब्स। दे यूज डक्ट्स टू ट्रांसफर इट्स सिक्रीशन टू टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन तक अपनी सिक्रीशन को पहुंचाने के लिए ये किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं डक्ट्स का। कौन कौन सी एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड की? जैसे पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और उसको इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट अपने टारगेट ऑर्गन तक। इसी तरीके से लिवर बाइल बनाता है और बाइल डक्ट के थ्रू उसको कहां पहुंचा देता है? इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। इसके अलावा सिलाइवरी ग्लैंड सिलाइवा बनाते हैं, और सिलाइवा को ब्लड में रिलीज नहीं करते हैं, बल्कि कहां रिलीज करते हैं? सिलाइवा को रिलीज करते हैं डायरेक्ट हमारी ओरल कैविटी में, तो एक डक्ट के थ्रू। तो ये भी क्या है? ये भी किसी एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड की। इसके अलावा हमारे स्वेट को बनाते हैं और उसको ब्लड में सिक्रीट नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्टली कहां सिक्रीट करते हैं? डायरेक्टली बॉडी से बाहर सिक्रीट करते हैं अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ। और टेयर्स भी ब्लड में सिक्रीट नहीं होते हैं। टेयर ग्लैंड्स टेयर बनाते हैं और उसको डायरेक्टली कहां सिक्रीट कर देते हैं? डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन तक सिक्रीट कर देते हैं। तो ये सारे एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन की ग्लैंड्स की सिक्रीशन का अलग अलग नाम है, जैसे पैनक्रियाटिक जूस, बाइल और सिलाइवा, म्यूकस। सही है। इस तरह टेयर्स अलग अलग नाम है, मगर एंडोक्राइन सिक्रीशन को हम एक कॉमन नेम देते हैं, दैट इज हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ भी सिक्रीट करेंगे हम उसको क्या नाम देंगे? हार्मोन्स नाम देंगे। और हार्मोन्स इज ऑलवेज सिक्रीटेड इन ब्लड। हार्मोन्स हमेशा ब्लड में सिक्रीट होते हैं, हमेशा ब्लड में सिक्रीट होते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स आर ऑफ 4 टाइप्स: पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन एंड स्टीरॉयड हार्मोन। सही है। स्टार्ट करते हैं पेप्टाइड हार्मोन से। पेप्टाइड हार्मोन्स हम हार्मोन्स को कहते हैं जो बने हुए हों शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड से। दे आर मेड अप ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। सही है। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सही है।
प्रोटीन हार्मोन उन हार्मोन्स को कहते हैं जो कि लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बने हुए। तो प्रोटीन हार्मोन्स बने हुए होते हैं मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसकी एग्जांपल क्या है? प्रोटीन हार्मोन की एग्जांपल में आ जाता है ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद आ जाते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अच्छा, अभी जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, ऊपर हम लोग बात कर रहे थे चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड की। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल अमाइनो एसिड से बनने वाले हार्मोन। सही है? जैसे कि एक हार्मोन है हमारे पास, एक अमाइनो एसिड है हमारे पास जिसका नाम है टायरोसिन। टायरोसिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये जो टायरोसिन है, टायरोसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड। इससे ड्राइव होके कुछ हार्मोन्स बनते हैं जैसे कि ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जिनको हम T3 एंड T4 भी कहते हैं। और इस T4 को हम लोग थायरोक्सिन भी कहते हैं, थायरोक्सिन। आगे पढ़ेंगे हम लोग इन सारे हार्मोन्स को। सही है? अभी सिर्फ इनके नाम समझ लो, नाम देख लो कि T3 T4, जो T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं, तो थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन ये दोनों किससे ड्राइव होके बनते हैं? एक अमाइनो एसिड से, इसका नाम है टायरोसिन। इससे ड्राइव होके बनते हैं, इसीलिए अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन में आते हैं। इसके अलावा टायरोसिन से जो हार्मोन्स बनते हैं उनका नाम है कैटिकोल अमीन्स। कैटिकोल अमीन्स, इस कैटिकोल अमीन की कैटेगरी में दो हार्मोन्स आते हैं, वन इज एपिनेफ्रीन एंड वन इज द अदर वन इज नॉर एपिनेफ्रीन। तो ये दोनों हार्मोन्स किस में आते हैं? ये दोनों हार्मोन्स कैटेकोलामीन्स एंड T3 एंड T4 ये हार्मोन्स बनते हैं टायरोसिन से। आप टायरोसिन से ड्राइव होते हैं, इसीलिए अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कहते हैं हम उनको। सही है? ये T3 और T4 है, ये T3 एंड T4 ये दोनों रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। और ये हार्मोन्स या कैटेकोलामीन की बात करें अगर हम, कैटेकोलामीन रिलीज होता है एड्रीनल मेड्यूला से। दरअसल किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, उसके बाहर वाले एरिया को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और इनर एरिया को कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। तो कैटेकोलामीन कहाँ से रिलीज होते हैं? एड्रीनल मेड्यूला से। इसके अलावा एक हार्मोन है, सॉरी एक अमाइनो एसिड है, जैसे टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, उसी तरह एक और अमाइनो एसिड है, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन सेम टायरोसिन की तरह ट्रिप्टोफैन भी एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है और इससे ड्राइव होता है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। सही, ट्रिप्टोफैन से ड्राइव होकर एक हार्मोन बनता है, इसका नाम है मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। दैट इज स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉइड हार्मोन किससे बने हुए होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल को हम जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक खास तरह का स्टेरॉइड है। और स्टेरॉइड हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है कि स्टेरॉइड क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। तो ये लिपिड्स हार्मोन है। सही है, इसीलिए इनको हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स भी कहते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स को हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स, इन स्टेरॉइड हार्मोन्स की एग्जांपल में सबसे पहले तो आ जाते हैं फर्स्ट कैटेगरी में सेक्स हार्मोन्स, और सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं कॉर्टिको स्टेरॉइड। ये सेक्स हार्मोन दो तरह के होते हैं, मेल जो होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये
मेल सेक्स हार्मोन। सही है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यहाँ पे हमने देखा था कि कैटेकोलामीन रिलीज होते थे एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन से, सॉरी कैटेकोलामीन एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन थे, और ये एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन रिलीज होते थे एड्रीनल मेडुला से। सही है। तो वैसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की में भी आ जाते हैं 3 हॉर्मोन्स, वन इज एंड्रोजन, अदर वन इज एल्डोस्टेरॉन, एंड अदर वन इज कॉर्टिसोल, थर्ड वन इज कॉर्टिसोल। सही, ये 3 हार्मोन आ जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। सो दैट्स ऑल अबाउट केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। अच्छा, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं। जैसे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है एडीएच, और वो एडीएच किडनी में जाके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब बॉडी डिहाइड्रेशन से सफर कर रही होती है तो हमारे ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो रिलीज करता है एडीएच, जिसकी वजह से किडनी क्या करती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है और वाटर बॉडी में रिटेन हो जाता है। सही है, कम से कम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो एडीएच रिलीज किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने ब्लड में। अब वो उस एडीएच को पता कैसे चला कि कहाँ जाके काम करना है, कहाँ जाके मतलब किडनी में जाके काम करना है, उसको पता कैसे चला? वो जाके लिवर में काम करने लगता। किडनी में जाके ही उसने क्यों काम किया? किडनी में जाके ही उसने इसलिए काम किया क्योंकि उसके बाद एडीएच के जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ किडनी के सेल्स के ऊपर होते हैं। सही है, तो वो हर सेल के पास जाता था मगर कहीं पे भी उसके रिसेप्टर्स नहीं होते थे। तो जब वो किडनी के पास जाता है तो उसके वहां पे उसको क्या मिल जाता है, उसके रिसेप्टर्स मिल जाते हैं और वो उसके ऊपर, उस किडनी के सेल्स के ऊपर एक्ट कर जाता है। सही है, तो हॉर्मोन्स उसी टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं जहां पे उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सही है। अब 2 तरह के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन इज फॉर हाइड्रोफिलिक हॉर्मोन्स, and second mode of action is for hydrophobic hormones. सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक हॉर्मोन्स। ये जो हाइड्रोफिलिक हॉर्मोन्स होते हैं ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये बात तो हमें पता ही है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग यानी वाटर सॉल्युबल, और लिपिड इनसॉल्युबल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन of every cell is made up of lipid bilayer। क्योंकि ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं तो ये कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं। जब सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं ये हार्मोन्स, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स, तो ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं फंक्शन। या हम एक सेल बना लेते हैं यहाँ पे, दिस इज अ सेल। सही, ये एक सेल है और ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन। क्योंकि हाइड्रोफिलिक हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते तो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हैव रिसेप्टर्स आउटसाइड द सेल। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। सही, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स के रिसेप्टर्स सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स have receptors outside the cell। हमें पता है कि कोई भी स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन में इसीलिए एक्ट कर पाता है क्योंकि उस टारगेट ऑर्गन के पास क्या होते हैं, उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ होता है? सेल के बाहर होते हैं। अच्छा, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स आएंगे? हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स में तीनों हार्मोन्स आ जाएंगे, तीनों तरह के हार्मोन्स आ जाएंगे।
पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तीनों तरह के हार्मोन्स कहाँ जाएंगे? हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स में। सही है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ये हार्मोन आगे जैसे ही वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, उसको वो रिसेप्टर मिल जाता है और ये हार्मोन आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। सही है, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। ये जो रिसेप्टर है, इस हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स के जो रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर लिंक्ड होता है इंट्रासेलुलर एंजाइम के साथ, एक इंट्रासेलुलर एंजाइम के साथ। ये जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स के रिसेप्टर लिंक्ड होते हैं एक इंट्रासेलुलर एंजाइम के साथ, और इन इंट्रासेलुलर एंजाइम का नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। जैसे ही ये हार्मोन आगे बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ, ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। एंड अपॉन एक्टिवेशन ये क्या करता है? ये सेल में मौजूद एटीपी को कन्वर्ट कर देता है इनटू साइक्लिक एएमपी। दिस वन इज साइक्लिक एएमपी। सही है। तो जैसे ही हाइड्रोफिलिक हार्मोन आके बाइंड किया अपने रिसेप्टर के साथ, वैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया और उसने एक्टिवेट कर दिया कि इंट्रासेलुलर एंजाइम को, जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट हुआ, इसने एक रिएक्शन कैटेलाइज किया और एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी में। अब ये जो साइक्लिक एएमपी बना है, हार्मोन्स हमें पता है केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मैसेज लेके आते हैं। तो ये हार्मोन एक मैसेज लेके आया था, जैसे वही एडीएच की एग्जांपल ले लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो मैसेज लेके आया था कि बॉडी में, किडनी के सेल्स के पास किस लिए आया था? मैसेज लेके आया था कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से वाटर को कंजर्व करना है, वाटर की रिटेंशन करनी है। तो ये मैसेज ये हार्मोन लेके आया था। सही है। और ये हार्मोन अंदर ही नहीं जा पाया। सही है, हार्मोन बाहरी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, मगर इसने एक कंपाउंड बनवा दिया जिसका नाम है साइक्लिक एएमपी। और ये साइक्लिक एएमपी एक्ट करता है एज अ सेकेंड मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर एक्ट की तरह एक्ट करता है और इसका मैसेज आगे लेके जाता है। इस हाइड्रोफिलिक हार्मोन का मैसेज आगे लेके जाता है। कहां लेके जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है और न्यूक्लियस में क्या करते हैं? न्यूक्लियस में होती है जीन एक्सप्रेशन। तो ये क्या करवाते हैं? न्यूक्लियस में एक पर्टिकुलर प्रोटीन की जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं। देखो, सेल को कोई भी काम करवाना है ना, कोई भी काम करवाना है, उसके लिए उसको रिएक्शन परफॉर्म कराना होगा, और रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको क्या करवाना होगा? उसको एंजाइम चाहिए होंगे रिएक्शन के लिए, और इन सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और वो बनते कैसे हैं? बाय जीन एक्सप्रेशन। डीएनए से बनते हैं वो प्रोटीन्स। सही है। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? ट्रांसलेशन पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए की, फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है, फिर प्रोटीन बनता है। तो जीन एक्सप्रेस होते हैं तभी प्रोटीन बनता है। तो ये साइक्लिक एएमपी जाता है न्यूक्लियस के पास और एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जीन एक्सप्रेशन करवाता है। वो स्पेसिफिक प्रोटीन एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम जीन एक्सप्रेशन के बाद क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है, और फिर उससे एक एंजाइम बनता है। और ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम हार्मोनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब हार्मोन जिस लिए आया था उसका फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब हार्मोन का जो काम है वो परफॉर्म करता है। कौन करता है? ये एंजाइम करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स आते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है इसलिए वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसीलिए इन हार्मोन्स को हम कहते हैं लिपोफिलिक हार्मोन्स, यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपोफिलिक हार्मोन्स। ये जो लिपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, they can cross plasma membrane, they can cross plasma membrane, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। सो इसी वजह से दे हैव इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। इनके पास क्या होते हैं? सेल के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनके रिसेप्टर्स। सही है। इंटरसेलुलर रिसेप्टर होते हैं, आइदर दे आर साइटोप्लाज्मिक, या तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होते हैं, या तो इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। या तो इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो न्यूक्लियस के अंदर। फिर से एक सेल बना लेते हैं, और ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए।
ये एक हाइड्रोफिलिक हार्मोन, सॉरी लिपोफिलिक हार्मोन, हियर इज अ लिपोफिलिक हार्मोन। अब ये लिपोफिलिक हार्मोन क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है तो ये आराम से क्या करेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, और जैसे ही अंदर आएगा ये देखेगा कि इसका रिसेप्टर तो सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये अपने रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो जाएगा। ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया लिपोफिलिक हार्मोन, और आफ्टर बाइंडिंग टू दैट रिसेप्टर दे आर कॉल्ड एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये बना लेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हाइड्रोफोबिक हार्मोन या फिर लिपोफिलिक हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगा और अंदर आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और बना लेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जीन एक्सप्रेशन करवाएगा फॉर पर्टिकुलर एंजाइम। एक बात और याद रखना, ये जो हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स है ना, इनमें सिर्फ स्टेरॉइड हार्मोन्स आते हैं, मगर एक और हार्मोन है जिसका नाम है थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन काफी छोटा होता है, T4 याद है ना, T4 वो थायरोक्सिन था। ये थायरोक्सिन काफी छोटा होता है, छोटे होने की वजह से ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये हाइड्रोफोबिक हार्मोन नहीं है मगर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। तो ये हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स का मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। सही याद रखना, ये हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स होते हैं और ये उनका मैकेनिज्म है, और यही मैकेनिज्म एक हाइड्रोफिलिक हार्मोन भी परफॉर्म करता है। सही है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को भी याद रखना। दैट्स ऑल अबाउट मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन।